जन से एकाकार और मोदी युग में सशक्त होती भाजपा। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित व सर्वहारा वर्ग के हितों में अनेक ऐतिहासिक एवं कल्याणकारी निर्णय लिए गए। महिला सशक्तिकरण के साथ ही नौजवानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। विकसित भारत का सपना संजोए भारतीयों ने मोदी जी से प्रेरित होकर भाजपा के सदस्य अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगठन पर्व 2024 के द्वितीय चरण में पार्टी एवं नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक, जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए। यह उल्लेखनीय उपलब्धि भाजपा के देवतुल्य सजग कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से मिल पाई। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन व मध्य प्रदेश के कर्मठ नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। इस उपलब्धि के पीछे पार्टी के करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कोई भी संगठन, संस्था अथवा राजनीतिक दल प्रगति के सर्वोच्च शिखर को तभी छू सकते हैं जब उनके सामने लक्ष्य और दिशा सुस्पष्ट हो, उसका क्रम पथ तद अनुरूप निर्दिष्ट हो, उस दिशा में अग्रसर होने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं का विशाल समूह साथ में हो। ऐसे कार्यकर्ता जो राष्ट्र और समाज की बेहतरी के लिए कटिबद्ध हो तथा निस्वार्थ सेवा व समर्थ राष्ट्र निर्माण जिनका संकल्प हो। विश्व की सबसे विशाल सदस्य संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण हमारे सामने है। भाजपा पंच निष्ठाओं पर आधारित पार्टी है। ये पंच निष्ठाएं हैं: राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव, गांधीवादी समाजवाद तथा मूल्य आधारित राजनीति। भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और वह सदैव राष्ट्रहित में काम करती है। भाजपा प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भाजपा का विरोध सिर्फ अलगाववादियों एवं आतंकवादियों से है, उन देशद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों से है जो राष्ट्रहित पर आघात करने के मंसूबे पालते हैं। विश्व के अग्रणी नेता के रूप में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 5 दशक के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में हमने लोकप्रियता की इस ऊंचाई पर किसी नेता का आरोहण होते हुए नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान के प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट है कि सदस्य संख्या के मान से भाजपा दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा पहले ही अर्जित कर चुका है। किसी संगठन और नेतृत्व का संकल्प जब जनता में जुड़ने, जन जन से खुद को जोड़ने और अपने आचरण व कार्य व्यवहार से जनता के दिलों को जीत लेने का होता है तो कालांतर में उसका असर स्वयं दिखाई देता है। भाजपा ने अपनी नीतियों में संगठन के प्रति लोगों का भरोसा जगाया है। जनमानस में यह धारणा बनने लगी है कि भाजपा ही हमारी हितैषी पार्टी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो अपना मंतव्य भी स्पष्ट कर रखा है: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं, किसी के साथ पक्षपात नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित व सर्वहारा वर्ग के हितों में अनेक ऐतिहासिक एवं कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ ही नौजवानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। विकसित भारत का सपना संजोए भारतीयों ने मोदी जी से प्रेरित होकर भाजपा के सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। संगठन वर्ष 2024 के द्वितीय चरण में पार्टी एवं नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए देश में आज तक 9 करोड़ से अधिक, जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए। यह उल्लेखनीय उपलब्धि भाजपा के देवतुल्य सजग कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से मिल पाई है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन व मध्य प्रदेश के कर्मठ नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कटिबद्ध है। इस मान्यता में कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी विश्व की पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार हो चुके हैं। विश्व मंच पर उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है। संकट समाधान के लिए उनकी ओर आशा भरी नज़रों से देखा जाता है। मोदी जी मूलतः संगठन के व्यक्ति है। वे बड़े गर्व से स्वयं को भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता कहते हैं। यही बड़प्पन उन्हें बड़ा नेता बनाता है। पिछले 23 वर्षों से वे सत्ता के सूत्र संचालन कर रहे हैं। वे 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 10 वर्ष से भारत के सफल प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शकुंतलम में मिलती है। कालिदास जी कहते हैं, विश्रामोयम लोकतंत्र अधिकारा, अर्थात लोकतंत्र के अधिकार में विश्राम नहीं। श्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो केवल घोषणा करने और निर्णय लेने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण की मॉनिटरिंग और समीक्षा करते हैं, कमियों को दुरुस्त करवाते हैं, अच्छे काम करने वालों की हौसला अफजाई करते हैं। देश के किस राज्य के किस कोने में क्या नव आचार किया जा रहा है, उसकी समाज के लिए क्या उपादेयता है, इन सब को परखते हुए अपने अनूठे और अभूतपूर्व लोक संवाद मन की बात में उनको रेखांकित करते हैं। मोदी जी ने 10 साल से चल रहे मन की बात कार्यक्रम में हजारों देशवासियों को बेहतर करने की प्रेरणा दी है। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता अपने यशस्वी जननेता से प्रेरणा लेकर दोगुनी उत्साह के साथ काम करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। उन्होंने जब राष्ट्र की बागडोर संभाली तब गरीब, किसान, नौजवान तथा महिलाएं उनकी प्राथमिकता के केंद्र बिंदु बने। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न, किसानों के लिए सम्मान निधि, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान चिकित्सा योजना इसके ज्वलंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी हमेशा नए भारत की बात करते हैं। नया भारत कुछ वर्षों के बाद विकसित भारत बनकर दुनिया का सिरमौर बने, इसके लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना उनकी प्राथमिकता रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व क्रांति हुई है। नई शिक्षा नीति ज्ञान को भारतीयता से
जोड़ने की सार्थक पहल है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो सपना संजो रखा है, उसे पूरा करने के लिए उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। निसंदेह मोदी जी का हर पल, हर क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित है और वे इसी संकल्प के साथ विश्व में देश का मान बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी व्यक्ति एक बार हार जाएं तो कभी ऐसा होता है कि जीवन के सामने अंधेरा घिरने लगता है। ऐसे समय में विवेकमान लोग यह सलाह देते हैं कि आशा और हौसला कायम रखा जाए तो हारी हुई जिंदगी को वापस हासिल किया जा सकता है। यूँ हर आदमी जीवन के प्रति आशावान बने रहना चाहता है और यह ज़रूरी भी है, क्योंकि यही आशा हमें सफलता के उजाले की ओर लेकर जाती है। मगर आज भी समाज में कुछ लोग अंधेरे हिस्से में अपना जीवन गुजारते हैं, जिनमें आशा की किरण पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। उनमें से कुछ महिलाएं हैं, दलित हैं, बेरोजगार और गरीब है। उम्मीदों की जिंदगी, निराशा के बीच आशावान होना। हम में से ज़्यादातर लोग समाज के बेहतरीन हिस्सों और अवसरों को जिए और अभाव की मार से वंचित लोग अपने हिस्से की रोशनी की तरफ भी न जा पाए। यह ठीक नहीं है। इंसानियत के नाते सोचे तो क्या हमारा उनके प्रति कोई फर्ज या जिम्मेदारी नहीं है? अगर सुविधाओं से भरपूर जीवन जीने वाला इंसान अपने आसपास के निराश लोगों को आशा की किरण दिखाए तो निराशा का अंधेरा उसका शायद कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मगर कई बार ऐसा लगता है कि हम स्वार्थ के पुतले हैं। हम सोचते हैं कि कोई वंचना का मारा व्यक्ति किसी भी हाल में उसकी समस्याओं से हमें क्या मतलब। ऐसे भी घरेलू हिंसा से पीड़ित औरत, बेरोजगारी की आग में जलता हुआ युवा, गरीबी की मजबूरी और दलित का सम्मान जैसे विषयों की समाज अनदेखी कर देता है। हालांकि यह अनदेखी समाज को महंगी पड़ रही है। अत्याचारी लोग लगातार समाज के इस दबे कुचले हिस्से को और दबाते हैं ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। ऐसे लोग अपनी पूरी ताकत से कोशिश करते हैं कि स्त्री कभी सिर उठाकर जी नहीं सके, गरीब हमेशा गरीब बना रहे। वे बस इतना चाहते हैं कि उनका अपना धन और वर्चस्व बढ़ते रहना चाहिए, जबकि तथ्य यह है कि इस तरह के लोग केवल यही नहीं रुकते, वे एक मोर्चे पर समाज के किसी हिस्से का दमन करने के बाद फिर अपने आसपास भी वही करना शुरू करते हैं। एक समय खुद को सुरक्षित और ऐसे लोगों से खुद को फायदे में मानने वाले लोग भी बाद में शिकार बनते हैं। ऐसे माहौल में क्या उचित कदम उठाया जा सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। अब हम किसी की आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि किसी के सम्मान से उसे वंचित न करें। हम उन्हें भावनात्मक स्थल दे सकते हैं। कई बार इस तरह के भावनात्मक संबल ही पीड़ित व्यक्ति को उनकी स्थितियों से बाहर लाने में सक्षम बना सकते हैं। यह भी एक प्रश्न है कि यह भावनात्मक संबल किस रूप में और कैसे दिया जाए। बातचीत या संवाद एक ऐसा जरिया है जिसके तहत हम लोगों को भावनात्मक रूप से संबल बना सकते हैं। बातचीत में थोड़ी सी संवेदना और प्रेम का प्रदर्शन किसी दुख से जूझते व्यक्ति के भाव को भरने सहायक सिद्ध हो सकता है। आज अगर कोई आत्महत्याओं की जड़ को खोजे तथा इसका कारण पता चलेगा कि कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। पहले आदमी अपनी साधारण समस्याओं से जूझने की कोशिश करता है, फिर तब उसे लड़ाई अपनी सीमा से बाहर जाती हुई दिखती है तो वक्त पर किसी का साथ नहीं मिल पाता। ऐसे में लगातार वह अकेला पड़ता जाता है और अकेले ही अपनी मजबूरियों के साथ खत्म हो जाता है। उसकी आवाज़ अगर कोई समय पर सुन ले तो उसे आसानी से मृत्यु का विकल्प चुनने
से बचाया जा सकता है। बीमारी चाहे मानसिक हो या शारीरिक, आशा की एक किरण मरीज को मुश्किल या जटिल हालात से उबार ले जाने में सक्षम होती है। कोई भी विवेकवान इंसान बेहतर और संवेदनशील समाज में रहना चाहता है। इस नाते अगर वह इसकी अहमियत को समझता है तो उसका सबसे यही अनुराग होगा कि चाहे हम किसी को आर्थिक शारीरिक मदद न कर पाएँ, लेकिन उसको भावनात्मक आधार देकर हम उसे एक नया जीवन देने में सक्षम बना सकते हैं। इसके लिए किसी खास वक्त का इंतजार करने के बजाय किसी सही और ज़रूरतमंद इंसान को पहचान कर तुरंत ही शुरुआत की जा सकती है। उनके पास जाकर यह देखा जा सकता है कि उनकी क्या समस्या है और वे कैसा महसूस करते हैं। इस तरह शायद हम उनकी मदद तो कर ही पाएंगे, साथ ही समाज को भी एक बेहतर और मध्य सभ्य दिशा देने में समर्थ हो जाएंगे। बात एक आशा की किरण जगाने भर से कई लोग अपने अपने घरों को रोशन कर ले जाते हैं, कर भी सकते हैं। हम संकल्प कर सकते हैं कि न केवल खुद के भीतर बल्कि अपने आसपास जहां और जिस तरह हमारी पहुंच हो, उनके भीतर भी आशा न टूटे, निराशा न आए। इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने भीतर के सारी दूरी, विभाजन और वैमनस्य को भूलकर समाज के साथ जुड़े। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंसान समाज का आईना होता है, उसकी तरक्की से ही समाज की तरक्की जुड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति समाज में पिछड़ा हुआ रह जाता है तो उस समाज की तरक्की पर सवालिया निशान लगता है, उसे वास्तविक तरक्की नहीं माना जाता। एक छोटे बच्चे से लेकर समाज का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी समाज का एक ज़रूरी हिस्सा है। समाज के इन हिस्सों के प्रति लापरवाही से भरा दृष्टिकोण समाज को पिछड़ेपन की ओर ले जाता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग समाज को दिशा दिखाएं। मुश्किलें तो आती रहती हैं, मगर विवेक से लैस मनुष्य उन्हें चुनौती की तरह देखता है और उससे निपटता है। बस एक संकल्प रहे कि अपने आसपास किसी भी इंसान को जीवन की दौड़ में पीछे नहीं छूटने देंगे। आशा की यह किरण हमारी दुनिया को रोशन कर सकती है। उम्मीदों की ज़िंदगी, निराशा के बीच आशावान होना, ये बहुत अच्छा है। हम सब की ज़िंदगी में आशाओं से भरी रोशनी आनी बहुत ज़रूरी है। NIA, NSG और FSL एजेंसियों में क्या है मुख्य अंतर? अक्सर आप लोगों को पता नहीं होता है कि अलग अलग जांच एजेंसियों के अलग अलग काम हैं। आज हम जानेंगे कि NIA, NSG और FSL जांच एजेंसियों में क्या अंतर है, यानी इनका कामकाज एक दूसरे से अलग कैसे है। आगे बढ़ने से पहले जान ले कि करवा चौथ का दिन दिल्ली के लिए एक बुरी खबर लेकर शुरू हुआ। दिल्ली के रोहिणी प्रशांत विहार इलाके में CRPF स्कूल के पास एक तेज बम धमाका हुआ। हालांकि इस धमाके में किसी की जान जाने की खबर नहीं आई और ना ही कुछ बड़ा नुकसान सामने आया, लेकिन देश की राजधानी में इस अहम दिन धमाका होना सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरा माना जा रहा है। घटनास्थल पर FSL की टीम, NSJ की टीम और IB की टीम, CRPF, दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल के साथ मिलकर जांच के लिए पहुंच चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है NSG, NIA और FSL का काम कितना अलग है एक दूसरे से। यह जांच एजेंसियां: नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG
साल 1984 में जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद ही सरकार ने एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की थी। एनएसजी एक खास तरह का सुरक्षा बल है जिसका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और बंधक स्थिति या फिर किसी हाई प्रोफाइल सुरक्षा मिशन को अंजाम देने के लिए किया जाता है। एनएसजी के कमांडो वीवीआईपी को सुरक्षा भी मुहैया करवाते हैं। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी में पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंडियन आर्मी से चुने हुए जवानों को भर्ती किया जाता है। एनएसजी में कार्रवाई के लिए स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप होते हैं, जहां एनआईए आतंकवादी घटनाओं की और स्पेशल गतिविधियों की जांच करती है। वहीं एनएसजी आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए और आतंकवादियों से लोहा लेने का काम करती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए साल 2008 के मुंबई हमले के बाद भारतीय सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का गठन किया था। भारत में आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने के लिए भारतीय सरकार ने अलग से एक एजेंसी का गठन किया था। एनआईए भारत में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी अपराधों की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है। एनआईए आतंकवाद, नक्सलवाद, बॉर्डर पार अपराध, हथियारों की तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सभी अपराधों की जांच करती है और कोई मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या आतंकवाद से संबंधित है तो ऐसे में एनआईए को बिना राज्य सरकार की परमिशन के किसी भी राज्य के जांच करने का अधिकार है। दिल्ली हमले में भी एनआईए जांच कर रही है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल भारत में पहली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी साल 1952 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थापित की गई थी। फिलहाल भारत में कुल 7 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अपराधों की साइंटिफिक तरीकों से जांच करती है और सबूत इकट्ठा करके उन्हें एग्जामिन करती है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी घटना स्थल से एविडेंस कलेक्ट करती है, जिनमें ब्लड, हेयर, डीएनए, वेपन, डिजिटल उपकरण और भी चीज़ मिलती है, उसका विश्लेषण करती है। इसके अलावा घटना स्थल से फिंगरप्रिंट और दस्तावेजों की जांच भी करती है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें बैलिस्टिक, जीएनए और ड्रग्स जैसी चीज़ों की जांच करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। एनआईए और एफएसएल का काम इन्वेस्टिगेशन का ज़्यादा होता है, तो वहीं एनएसजी फील्ड एक्शन का काम करती है। तीनों की ही एजेंसियों का मकसद देश की सुरक्षा को मजबूत करना होता है। वैश्विक जल असंतुलन से जुड़ी चुनौतियों की गंभीरता। असंतुलित जल चक्र के कारण समूची दुनिया के सम्मुख पानी एक बड़ी गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण समस्या बन रही है। पृथ्वी के चारों ओर पानी के घूमने की प्रणाली को जल चक्र कहा जाता है। जीवन को संचालित करने के लिए जिसका सुचारू होना आवश्यक होता है। पूरी दुनिया में पानी की भारी समस्या है और उसके अधिक विकराल होने की संभावनाओं की चेतावनी लंबे समय से दिए जाने के बावजूद
हम नहीं चेत रहे हैं। यानी पानी के दुरुपयोग, जल संसाधनों के कुप्रबंधन, बदलते जलवायु, भूमि के बढ़ते उपयोग और वन क्षेत्रों में कटौती ने समूचे जल चक्र को असंतुलित कर दिया है। कहते हैं कि पानी की असल अहमियत वही शख्स समझता है जो तपते रेगिस्तान के में एक बूंद पानी की खोज के लिए मीलों भटका हो। वह शख्स पानी की कीमत क्या जाने जो नदी के किनारे रहता है। भारत के कई राज्यों में पीने के पानी की भारी समस्या है और उसके अधिक विकराल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में अगले ही साल 21 शहरों में भूजल खत्म होने की आशंका व्यक्त करते हुए एक बार फिर चेताया है। नीति आयोग की रिपोर्ट बड़े खतरे का संकेत दे रही है। अब जल चक्र के असंतुलित होने का असर भारत पर भी पड़ना निश्चित है। इसलिए भारत में जल समस्या जीवन संकट बन सकती है। भारत में पुराने ज़माने में तालाब, बावड़ी और नलकूप थे, तो आज़ादी के बाद बांध और नहरें बनाई। वक्त के बदलने के साथ साथ सोच भी बदली। अति भोगवाद, सुविधावाद बढ़ा तो प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति उपेक्षा भी घनघोर होती गई। संयम का सूत्र छूट गया। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह प्रकृति में निहित संदेश को हम सुन नहीं पा रहे हैं। जल संकट पूरी मानव जाति को ऐसे कोने में धकेल रही है जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। समय समय पर प्रकृति चेतावनियां देती है, पर आधुनिकता के कोलाहल में हम बहरे हो गए हैं। आज देश का कोना कोना जल समस्या से ग्रस्त है। वर्ष 2018 में कर्नाटक ने अभूतपूर्व बाढ़ देखी थी, किंतु अब 2019 में उसके 176 में से 156 तालुके सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भयंकर जल समस्या का सामना कर रहे हैं। विश्लेषकों द्वारा तृतीय विश्व युद्ध की आशंका पानी के लिए व्यक्त की जा रही है। निकट भविष्य में पानी का प्रयोग अस्त्र रूप में भी संभावित है। कुछ समय पहले पाकिस्तान से तनाव हो जाने पर भारत द्वारा सिंधु नदी के प्रवाह को रोककर पानी की उपलब्धता बाधित करने की चेतावनी दी गई थी, जबकि देश में ही पानी की अनुपलब्धता की समस्या पूरे राष्ट्र में पिछले 10-15 साल से चल रही है। इसके मूल में नियमित रूप से वर्षा का न होना तथा सूखा पड़ते रहना तथा सरकार की गलत नीतियां भी है। पानी की उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए यह लगने लगा है कि विश्व युद्ध हो या ना